आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 रेडियो एक्टिविटी। उसके पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वही पुरानी चीजें हैं, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का, न्यूट्रॉन पे होता है 0। प्लस का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1.67 10⁻⁻⁹ और इस पे है 0, तो चार्ज की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब इसके मास की बात कर लें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.675 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 2 × 10⁻⁻27 kg। तो लगभग ये दोनों मास क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब न्यूक्लियस के बाहर होती है ऑर्बिटल, जिस पे रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का। कितना मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का मैग्नीट्यूड होगा और चार्ज कौन सा होगा, माइनस का, यानी यहाँ माइनस लगा होगा और यहाँ पे प्लस लगा होगा। इसके मास की बात करें तो मास होता है 9.1 10⁻⁻31 kg। तो कुल मिला के ये क्या होता है, हल्का होता है, और ये क्या होता है, भारी होता है ना। तो जल्दी में निकल ही गया कि हाँ भारी होता है। माइनस की पावर है तो ये क्या होगा, हल्का होगा, और ये क्या होता है, भारी होता है। ठीक, अब इन दोनों के रेशियो की बात करें कि मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन का रेशियो कितना होगा, 840/1। ठीक, या फिर इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी करके ये किसके बराबर आता है, 1/840। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो ये डिजिट होती है 1837 समथिंग। ठीक, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, राउंड ऑफ करके 1840 करके ले लेते हैं। तो इतनी बात है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। ठीक, पुरानी बातें हैं। अब चलते हैं एटॉमिक मास और मास नंबर पर। एटॉमिक मास क्या होता है, इसको हम मास नंबर के हिसाब से भी जानते हैं, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर की। इसको डिनोट करते हैं Z से, इसको डिनोट करते हैं A से। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, उनके हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, अपने एटम को चेंज करते रहते हैं। तो एटम चेंज करते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में दिक्कत तब आती है जब हम आइसोटोप्स की बात करने लगते हैं। ठीक है, तो जब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, बढ़ता घटता रहता है। तो हम इसके हिसाब से भी नहीं कर सकते, इसके हिसाब से भी नहीं कर सकते। तो बचा कौन सा, नंबर ऑफ प्रोटॉन।
ठीक है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो वो कौन डिफाइन करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन बुक में एक डेफिनेशन मिलती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सब कहेंगे कि आपने तो बताया अभी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये आया कहां से? ये दोनों बराबर कैसे हो गए? तो ये दोनों बराबर तब होते हैं जब हम न्यूट्रल स्पीशीज की बात करेंगे। न्यूट्रल मतलब चार्ज ऑफ माइनस इक्वल्स टू चार्ज ऑफ प्लस। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो उसका कोई इफेक्ट होगा नहीं। तो जब चार्ज ऑफ माइनस बराबर चार्ज ऑफ प्लस होगा, यानी इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी, तो चार्ज ऑफ माइनस को कौन डिनोट करता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं होते तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव को कौन डिनोट करता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन सिंगल नहीं होंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रल की जब हम बात करेंगे, न्यूट्रल स्पीशीज की, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होगा, तब बात आएगी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर न्यूट्रल नहीं है तो फिर केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन पे हमको एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गई बात एटॉमिक नंबर की। अब मास नंबर की बात कर लें। तो मास नंबर को डिनोट करते हैं ए से, और मास नंबर किसका सम होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन ना। बहुत लोग सोच में पड़ गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो जब हम पिछले वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर करके आए हैं तो उनको जोड़ के हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, हमें चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर में इसलिए इन दोनों का समेशन लिया जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लें और उसके मास की बात करें तो एज कंपेयर टू बहुत कम होता है। तो यानी टोटल मास जो होगा किसी एटम का, टोटल मास ऑफ एटम, वो किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियस के मास पे डिपेंड करेगा। टोटल मास ऑफ एटम की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ न्यूक्लियस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लाइट होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का मास किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। ठीक है, तो टोटल डिपेंडेंसी मास की किसकी होगी एटम पे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसलिए ये क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। और लगभग देखा जाए तो इसका चार्ज बराबर है, तो बात वहीं पे खत्म। इसका मास बराबर है, 1.675 है और 1.672 है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो लगभग हम इक्वल मान लेते हैं 1.67 करके। ठीक है, एक्चुअली में बुक में भी दिया हुआ है लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं होता। तो मास नंबर की बात करें ए की, तो वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एक रिलेशन दिया हुआ है बुक में, ए बराबर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से एक रिलेशन निकलता है कि अगर हमको डायरेक्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो A माइनस Z। ठीक, तो ये तीन फॉर्मूले हैं जिसे याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या होगा? हम बात करते हैं ऑक्सीजन की।
तो नीचे दिया होता है एटॉमिक नंबर, ठीक, यहां दिया होता है मास नंबर। अगर हम बात करें O8 और 16 की, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 8 होंगे। कोई भी चार्ज इस स्पीसीज में नहीं दिख रहा है, ना माइनस का ना प्लस का, तो फिर इलेक्ट्रॉन भी कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। और बात करें न्यूट्रॉन की, तो कितने होंगे? 16 माइनस 8 बराबर 8। तो जब तक स्पीसीज पे कोई चार्ज ना दिख रहा हो तब तक हम क्या मानेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो जब तक कोई चार्ज ना दिखे तब तक हम न्यूट्रल मानेंगे। अगर चार्ज दिखता है तो उस हिसाब से प्लस या माइनस इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का हो जाएगा। अगर पॉजिटिव दिखता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, प्रोटॉन बढ़ जाएगा। अगर माइनस दिखता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन घट जाएगा, ठीक। अब दिक्कत कहां आती है? ये 3 स्पीसीज होती हैं और बुक में बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देते आ रहे हैं, H वाला। ठीक है, तो जहां पे भी आइसोटोप की बात होती है वो सिंपल सा हाइड्रोजन का एग्जांपल पकड़ा देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं केवल आइसोटोप क्या हाइड्रोजन के ही होते हैं, सबके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, सबके आइसोटोप एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जो उसका मीन होता है, ठीक है, उन आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, जो मास नंबर का मीन होता है उसे पीरियोडिक टेबल में जगह दी गई, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन या गैसियस स्टेट में वो नहीं होगा। ऑक्सीजन और गैस के में क्या होता है? 16, यानी जो मोस्ट एग्जिस्टेबल स्टेट होगी आइसोटोप की वो पीरियोडिक टेबल में शो होती है। अब इसमें क्या है, आइसोटोप की अगर डेफिनेशन की बात करें, आइसोटोप्स की डेफिनेशन की बात करें तो रटी रटाई डेफिनेशन है नंबर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। लेकिन एक एडिशनल लाइन लिखी होती है जो हम लोग पढ़ना भूल जाते हैं, ठीक है। वो एडिशनल लाइन स्टार्टिंग में लिखी होती है एट एनी एटम ऑफ सेम स्पीसीज। इसमें भी एक चीज पढ़ना भूल जाते हैं, अगर एक लाइन पढ़ भी लिए तो एनी न्यूट्रल एटम ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। तो क्या है एनी न्यूट्रल एटम ऑफ सेम स्पीसीज, तो पढ़ना भूल गए, इतना याद कर लेते हैं। अगर हमको मिल जाए सोडियम और मैग्नीशियम के आइसोटोप मिल जाए तो उसे भी हम आइसोटोप मानने लगते हैं, जबकि वो आइसोटोप नहीं होते। तो यहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है आइसोटोप्स में और आइसोबार्स में, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप्स मतलब क्या है? अगर सेम स्पीसीज दिख रही है तब, सेम स्पीसीज मतलब सेम एटम दिख रहे हैं किसी भी एलिमेंट के, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, तब ये आइसोटोप्स कहलाएंगे। नहीं तो ये क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स कहलाते हैं। इसके बाद बात होगी आइसोबार्स की। तो ये है आपका आइसोटोप्स। इसकी डिफिनीशन की ये कंडीशन दिमाग में रखिए, ठीक है, नहीं तो नंबर कटने का डर रहेगा, ठीक। डिफरेंस यही आता है आइसोटोप और आइसोबार में। चलते हैं आगे आइसोबार्स में।
हाँ, आइसोटोप्स की एक और डेफिनेशन मिलेगी अगर अच्छी बुक पढ़ रहे हैं तो। जैसे बात करी O16, O17 और O18, एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन की गिनती करें तो यहाँ प्रोटॉन कितने होंगे? 8 होंगे। यहाँ प्रोटॉन कितने होंगे? 8 होंगे। यहाँ पे भी प्रोटॉन 8 होंगे। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने होंगे? 8, इधर होंगे 9, इधर होंगे 10। तो बहुत सारी बुक में दिया रहता है एनी एटम ऑफ सेम स्पीसीज हैविंग सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर्स। ठीक है, तो वहां पे लोगों को समझ नहीं आता ये डिफिनीशन आई कहां से। वो सीधा सा ये प्रैक्टिकल दिखा के वो सीधी डिफिनीशन लिख देते हैं, सेम प्रोटॉन नंबर। ठीक है, सेम प्रोटॉन इन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन इन नंबर। ठीक, तो वो डेफिनेशन कहां से आती है? यहां से ये कैलकुलेट करके सीधा एग्जांपल दिखाते हैं, एग्जांपल दिखाने के बाद सीधा लिख देते हैं। लेकिन उसमें भी यही लाइन लिखी होती है, एनी न्यूट्रल एटम ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक, तो चाहे वो डेफिनेशन लिखिए चाहे ये डेफिनेशन, बात वही पड़ेगी। अब आगे चल के देखते हैं आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार्स में एक कंडीशन आती है, सबसे ज्यादा जो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं वो किसके होते हैं? एसएन एलिमेंट के होते हैं। और कितने होते हैं? 10 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप कितने हैं? 10। किसके हैं? एसएन के। ठीक, एक और तरीके का आइसोटोप होता है, दो तरीके का, एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। ठीक, स्टेबल की कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यानी आसपास भी होगा तो उसे हम स्टेबल मान लेंगे, यानी 1-2 का डिफरेंस चलेगा। लेकिन अनस्टेबल में आते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इस अनस्टेबल आइसोबार्स की वजह से क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होती है। ठीक, रेडियो एक्टिविटी इसी की वजह से स्टार्ट होती है। तो अनस्टेबल आइसोटोप है और स्टेबल आइसोटोप है, नोट में दिया हुआ है। पहला नोट क्या था? 10 आइसोटोप्स इसके एग्जिस्ट करते हैं, पहली। दूसरी है दूसरी स्टेबल में तो तुम्हारे लगभग सब आते हैं, लेकिन अनस्टेबल में तुम्हारे कौन से आते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से? पहला तो यूरेनियम ही है, यूरेनियम 92, 235, यूरेनियम 92, 238। अगर इसमें हम न्यूट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन तो 92 है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहीं से रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होती है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलती है,
न्यूक्लियस का डिके स्टार्ट होता है, ठीक है, और रेडियो एक्टिव वेव्स भी प्रोड्यूस होती है। तो ये बात हो गई आइसोटोप्स की। अब बात करते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स, पहली चीज, इसमें जो दो एटम होंगे डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, ठीक है। यानी पिछले वाले में अगर ऑक्सीजन 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 की बात कर रहे थे तो यहाँ पे सेम एटम नहीं होंगे, यानी ये सोडियम मान लेते हैं, ये मैग्नीशियम मान लेते हैं। दूसरी कंडीशन, मास नंबर सेम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी आइसोबार्स के केस में, जो आइसोटोप से इसको अलग करती है, ठीक है। ये कंडीशन मान लेते हैं सेम थी, लेकिन ये कंडीशन और ये कंडीशन भी मान लेते हैं सेम, तो बची कौन सी? ये वाली कंडीशन जो इसको उससे अलग बनाएगी। बहुत बार क्वेश्चन आता है, एग्जांपल दे देता है इसमें, जिसमें 4 पॉइंट दे देता है, उसमें पूछता है कि इसमें आइसोटोप्स कौन से हैं, आइसोबार्स कौन से हैं। तो कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए डिफिनीशन में डिफरेंट लिखा होता है, लेकिन हमने उसको छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, एटम कौन सा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक। अब एग्जांपल की बात करें तो एग्जाम्पल की बात करने पे आए तो पहला दिया हुआ है बुक में एग्जाम्पल, सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम। अब इस केस में क्या है, प्रोटॉन कितने हैं? 11। इस केस में कितने हैं? 12। न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। और इस केस में कितने हैं? 11। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का आइसोबार होता है जिसे हम मिरर आइसोबार कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, एक का प्रोटॉन नंबर दूसरे का न्यूट्रॉन नंबर बन जाता है और एक का न्यूट्रॉन नंबर दूसरे का प्रोटॉन नंबर बन जाता है। इसे हम बोलते हैं मिरर आइसोबार। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का आइसोबार होता है जिसमें इंटरचेंज हो जाता है प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर का। तो ये आपके आइसोबार हुए। अब बात करते हैं आइसोटोन्स की। अब आइसोटोन्स की कंडीशन क्या हो जाएगी? पहली चीज, डिफरेंट न्यूट्रल एटम होंगे। दूसरी चीज, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तीसरी चीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन अनइक्वल होंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर दो चीज इक्वल हो, एक चीज इक्वल हो गई न्यूक्लियस में तो दूसरी चीज अनइक्वल होगी ही होगी। एग्जांपल की बात करें तो Na1123 Mg1224, प्रोटॉन कितने हैं? 11। इसके कितने हैं? 12। अब 11 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना न्यूट्रॉन बचेगा? 12। और इसको माइनस करेंगे तो भी मिलेगा हमको 12। ठीक, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल है तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स बोलेंगे। तो ये तीन कैटेगरी
होती है किसी भी एटम को क्लासिफाई करने के लिए। अब आते हैं रेडियो एक्टिविटी पे। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी का एग्जिस्टेंस किस वजह से है? अनस्टेबल आइसोटोप्स की वजह से। अनस्टेबल आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लार्ज, यानी दोनों का डिफरेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, उसे हम अनस्टेबल आइसोटोप कहते हैं। अब ये अनस्टेबल आइसोटोप करते क्या है? अनस्टेबल आइसोटोप्स 3 तरह की रेडिएशन निकालते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। गामा अनचार्ज होती है, बीटा निगेटिवली चार्ज होती है, और अल्फा जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक, तो रेडियो एक्टिविटी की डिफिनीशन क्या हुई? द डिकेइंग ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्पॉन्टेनियसली, यानी कि लगातार प्रोसेस होगी, और इमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। अब डीके का क्या कहना है? मतलब कॉन्स्टेंटली क्या होता है? न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता रहता है, मतलब टूटता रहता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के पास एनर्जी होती है, एटम के पास एनर्जी होती है। न्यूक्लियस टूटेगा तो क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, तो जो एनर्जी इमिट करता है वो किस फॉर्म में? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा इमिट करने के बाद वो दूसरा न्यूक्लियस बनाता है, फिर वो डिसइंटीग्रेट होता है, फिर तीसरा, फिर डिसइंटीग्रेट, फिर चौथा। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब ये होता क्यों है? क्योंकि ये अनस्टेबल स्टेट में है और इसे स्टेबिलिटी पानी है, तो ये क्या करता है? अपने आप को तोड़ के छोटा करता चला जाता है स्टेबिलिटी पाने के लिए, लेकिन आखिरी तक इसको स्टेबिलिटी नहीं मिलती। तो ये होती है आपकी रेडियो एक्टिविटी। तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना जो ये प्रेडिक्ट कर सके किसी भी एटम में कि कौन सा न्यूक्लियस टूटने वाला है और कितनी एनर्जी इमिट होने वाली है और कितने पार्ट में टूटने वाला है। मतलब रेडियो एक्टिविटी को प्रिडिक्ट करने के लिए कोई भी लॉ नहीं मिला आज तक। ठीक है, यानी ये अनप्रिडिक्टेबल भी है। ठीक है, तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, स्पॉन्टेनियस है और एनर्जी देता है अल्फा, बीटा, गामा की फॉर्म। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।